नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों से बात ज़रूर की, भरोसा ज़रूर दिया। यह कहा कि देश के भीतर स्थितियों को सामान्य करने का काम सरकार करेगी और हर नागरिक के पास बराबर का अधिकार है। यह आश्वासन उनके ज़रिए दिए जाने के बाद भी वहाँ हिंदू समुदाय के ऊपर हमले रुक नहीं रहे हैं। अब वो ठाकुरगांव ज़िला है बांग्लादेश में। ठाकुरगांव ज़िले में एक सज्जन हैं कालेश्वर बर्मन के घर के ऊपर बीती रात हमला होता है, आग लगा दी जाती है। आगजनी की उस घटना में लोग दौड़े भागे आते हैं, आग बुझाई जाती है, अंदर से घर के लोगों को निकाला जाता है, बड़ी मुश्किल से उनको बचाया जाता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसके ठीक पहले इसी ठाकुरगंज गांव में ज़िले में माफ़ कीजिएगा ठाकुरगंज ज़िले में एक अनंत वर्मन थे। अनंत वर्मन के घर के ऊपर भी हमला हुआ था, ऐसे ही आग लगाई गई थी। आगजनी इस घटना में उनके परिवार के लोग भी बमुश्किल बचे थे। यानी कि बांग्लादेश के दूर दराज के इलाकों में हिंदू समुदाय के ऊपर, हिंदू परिवारों के ऊपर हमले अब भी हो रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नतीजा ये है कि ढाका से तस्वीरें आप आई होंगी तो देखे होंगे आप कि वहाँ हिंदू संगठन के लोगों ने, हिंदुओं ने अपनी एक फ़ौज बना ली है रात में घूमने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। तो यानी कि उन्होंने अपनी एक सेना बनाई। सेना देश के भीतर लड़ने के लिए नहीं, किसी और समुदाय से लड़ने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए उन लोगों ने अपने आप को लामबंद किया और उसके बाद हथियारों से लैस किया कि अगर हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर हमला होता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। और ये किसी भी देश के लिए ऐसी स्थिति जो होती है वो व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करती है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को, जिस दिन से शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ा है और वहाँ अराजक स्थितियाँ पैदा हुई हैं और अंतरिम सरकार जब आई है उसके बाद तक और आज तक 14 अगस्त की तारीख तक बांग्लादेश में हालात भले ही थोड़े बहुत ठीक हुए हैं लेकिन सामान्य नहीं है। ये घटनाएं बार बार हो रही हैं और पुलिस और सेना इन दोनों के ऊपर एक संदेह है कि पुलिस अपना काम और फौज अपना जिम्मा ठीक से नहीं संभाल रही है और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उन हमलों की तरफ से आंखें मूंद करके यह दोनों बैठी हुई हैं। बांग्लादेश में सिर्फ मामला इतना ही नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि जो अवामी लीग है, अवामी लीग के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ना कि हिंदुओं के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर, बौद्धों के ऊपर। जो अवामी लीग के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चूँकि गुस्सा अवामी लीग को लेकर के है, शेख हसीना की पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को लेकर के है, वो उनके ऊपर टूट रहा है। लेकिन वो जो कालेश्वर बर्मन थे ठाकुरगांव ज़िले के, कालेश्वर बर्मन का कोई भी एसोसिएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, कोई रिश्ता नाता उनका नहीं रहा। तो सवाल है कि उनके घर को टारगेट क्यों किया गया, उनके घर को आके हवाले क्यों किया गया, उनके परिवार के लोग बड़ी मुश्किल से कैसे बचे। यानी कि यह जो कहा जा रहा है वैसा है नहीं। अब सवाल ये है कि एक पार्टी की नेता वहाँ से निकल गई हैं और उनको जिनने वोट दिया, उनके जो समर्थक हैं, क्या वो देश के गुनहगार हैं? वो बांग्लादेश के मुजरिम हैं? आपके हाथ में आज सत्ता आ गई है, चाहे वो बीएनपी हो या जमात इस्लामी हो या उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी पार्टियां हैं, तो आप बांग्लादेश के रक्षक हैं। बांग्लादेश की तस्वीर, तकदीर आपके ज़रिए ही संवरेगी। आप ही उसका भला चाहते हैं, इसके पहले जो सरकार थी भला नहीं चाहती थी। अगर शेख हसीना की सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेश के विकास और तरक्की को देखें तो काफ़ी सराहनीय है और दुनिया में उसकी प्रशंसा हुई है और कई बार ये कहा जाता रहा कि भारत की तरह अगर कोई तरक्की करने वाला देश है तो बांग्लादेश है। तो क्या शेख हसीना ने बांग्लादेश का भला नहीं किया? व्यवस्था बदल जाने के बाद शेख हसीना और उनकी पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता, नेता बांग्लादेश के दुश्मन कैसे हो गए, देशद्रोही कैसे हो गए? और वो सारे के सारे बांग्लादेश के नागरिक हैं। शेख हसीना के लौटने के बाद अगर सत्ता उनके हाथ में आती है तो क्या ये सारे लोग देशद्रोही हो जाएंगे? किसी भी देश में सत्ता के बदल जाने से जो सत्ता के बाहर गया
वो देश विरोधी था और सत्ता में आने वाला देशभक्त है, यह तो अजीब सी बात है जो बांग्लादेश में आपको देखने को मिल रही है। और यह दलील जो है कहीं से भी गले के नीचे किसी के नहीं उतर सकती है। हमारे यहाँ AIMIM के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब वो कहते हैं कि शेख हसीना को नरेंद्र मोदी ने अपने यहाँ बुलाया ही क्यों, जगह ही क्यों दी, उनको कहते कहीं और चले जाइए, रिश्ता तो देश से होता है। ठीक है, देश से रिश्ता होता है। उस बांग्लादेश को आज़ाद किसने करवाया? हिंदुस्तान की सेना और शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान का मतलब है शेख हसीना के पिता। और आज शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर वहाँ जो संग्रहालय था उसको आग के हवाले कर दिया गया, उनकी मूर्तियाँ तोड़ दी गईं। शेख मुजीबुर रहमान के जितनी भी निशानियाँ हैं वो सब ख़त्म की जा रही हैं। वो सारे लोग देशभक्त हैं। और शेख हसीना कहाँ जाती? पड़ोस की नेता हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और वो अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कहती हैं कि मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लीजिए, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये कहें कि आप हवा में कहीं भी देखिए, रास्ता कहाँ मिलता है आपको, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। ये इंसानियत है। तो फिर हमने दलाई लामा को क्यों जगह दी? चीन तो बड़ा दुश्मन है और आज तक की लड़ाई हमने चीन के साथ मोली है, उसमें एक कारण दलाई लामा भी है। लेकिन हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि पड़ोसी देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने और अपनों को लेकर के हमारे यहाँ आता है शरण के लिए, तो हम उसको शरण देंगे, हमारी परंपरा है। और शेख हसीना को अपने यहाँ जगह दे देने से हम बांग्लादेश के दुश्मन हो गए, यह मानसिकता ही जहर बुझी है। कल किसी और देश में सत्ता बदल जाती है, तख्ता पलट हो जाता है, वहाँ खूनी क्रांति हो जाती है और वहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हिंदुस्तान की तरफ देखता है, तो हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है कि आप दुनिया में एक मजबूत और सुरक्षित जगह अपने लिए पाते हैं और हिंदुस्तान है। तो ओवैसी साहब के बयान को तो वैसे भी मतलब सिरे से ही खारिज कर दे सकते हैं आप, क्योंकि यह पचता नहीं है। हम बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम शेख हसीना के खिलाफ हैं। और शेख हसीना के नाम पर बांग्लादेश में खून खराबा होता है तो ये वो लोग गुनाहगार हैं। ये वहाँ के पुलिस और वहाँ की सेना, इन दोनों को देखना है, क्योंकि सेना बांग्लादेश में सक्रिय रहती है जैसे पाकिस्तान में रहती है। तो ये उनके नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा वहाँ की सरकार और वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों के हवाले होना चाहिए। अगर वो निकम्मी हैं, अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत उसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार है। ये गलत बयानी है। बांग्लादेश में अब भी अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले जो हो रहे हैं उसको आप कहें कि ये शेख हसीना की वजह से है, ये सरासर गलत है और ये कोई तर्क ही नहीं है, ये बेतुकी सी बात है। क्या ओवैसी साहब बताएंगे कि हमारे हिंदुस्तान में हमारा जो मुस्लिम समुदाय है वो आज़ादी से लेकर के आज तक लगातार उसकी आबादी बढ़ती गई, उसकी हिस्सेदारी आबादी के भीतर बढ़ती गई। बांग्लादेश में 28% हिंदू थे, 8% पर आके खड़ा हो गए। क्यों हो गए? उसमें शेख हसीना की भूमिका है क्या? उसमें भारत ने जाकर के कोई बड़ा रोल अदा किया है? व्यवस्था गलत है, देश गलत है, मानसिकता गलत है। पाकिस्तान में वहाँ के अल्पसंख्यक लगातार कम होते चले जा रहे हैं, उनके ऊपर कहर टूटता है, उनको लूटा जाता है, महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, धन परिवर्तन किया जाता है, तो क्या उसके लिए भारत कसूरवार है? व्यवस्था जहर बुझी है। वो जो कट्टरपंथी ताकतें हैं जो पाकिस्तान में मजबूत हुई, बांग्लादेश में भी आज की तारीख में मजबूत हो गई हैं, और यह सारी बातें उनकी पैरोकारी हैं कि हमने शेख हसीना को जगह क्यों दे दी। या वहाँ हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो इस कारण से हो रहे हैं। आप कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन कर रहे हैं, आप उनको हवा दे रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के बयान जो हैं वो अनर्गल हैं, बेतुके हैं, बेबुनियाद हैं। इनकी कोई बुनियाद नहीं, कोई आधार नहीं है। ठीक वैसे ही जिस बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो शेख हसीना उनकी पार्टी के नाम हो रहा है, लेकिन दरअसल कट्टरपंथी ताकतें अल्पसंख्यकों के ऊपर अपना कहर तोड़े हुए हैं और वहाँ का नागरिक वहाँ की व्यवस्था के लिए, वहाँ की सरकार के लिए अपने आप में एक सवाल बना हुआ है।